नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी नव प्रवेशी छात्र हैं, यानी कि जो सत्र 2022 और 23 में अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो एंट्रेंस है वो CUET करवा रही है, यानी कि NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी करवा रही है, जिसका सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सिर्फ एक पेपर रहेगा, एक ही एंट्रेंस का पेपर होगा। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा उस हिसाब से फिर आपकी मेरिट तय होगी। आपको विश्वविद्यालय में आपने जो प्रेफरेंस अपने फॉर्म में भरा है उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। इसके लिए आपको फॉर्म के लिए जानकारी चाहिए। फॉर्म के लिए आप लोग जो है इसके पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है। बाकी आप लोग इतने समझदार हैं कि अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने डोमेन में जो सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज़ किया है, यानी कि जब आपने पूछता है कि आपने कौन सा डोमेन चूज़ किया, अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया है तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है साफ तौर पे NTA के गाइडलाइन में कहा गया है कि 12th की NCERT का सिलेबस आएगा, यानी 12th की पूरी टर्म 1 टर्म 2 का जितना सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपके CUET के एंट्रेंस में आएगा। डोमेन के 40 सवाल आपको हल करने हैं कुल मिला करके। हिस्ट्री का जो सिलेबस है मैं आज आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं अपना प्रवेश लेना चाहते हैं वो इस चैनल से लगातार जुड़ जाइए। और अब हम सीधे बात करते हैं आपके सिलेबस पे। सारे छात्र छात्राएं जो भी तमाम विश्वविद्यालय, चाहे DU चाहे JNU, जहाँ कहीं भी आप पूरे भारत के हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसका मैं बहुत चिंता नहीं करता। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो आपकी मर्जी है। तो सिलेबस में बात करते हैं हम, तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है, देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हमारा इतिहास सब्जेक्ट है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास तो आप लोग भली-भांति जानते होंगे, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी तो आपने पढ़ नहीं ली है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिखा है। इंग्लिश मीडियम के छात्र बहुत स्मार्ट होते हैं, माने भी जाते हैं, तो आप सब ट्रांसलेट कर लीजिएगा, यानी आप जाके गूगल पे सर्च कर। मैं समझा रहा हूँ आपको, आप थीम को समझ लीजिए, इसके अंदर की गहराइयों में गोता लगा लीजिए। उसके बाद आप लोग तैरना भली-भांति जानते हैं, तैरना सिखा देगा आपको। पहला जो हमारा चैप्टर है, देखिए इसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हम 11th में भी पढ़े, हम 12th में भी NCERT पढ़ते हैं, बहुत बचपन से NCERT पढ़ते आए हुए हैं। जो CBSE के छात्र हैं उनको थोड़ा सा आसानी होगी। लेकिन जो पार्ट 1 है हमारा है वो एंशिएंट हिस्ट्री है, और पार्ट 2 जो है मध्यकालीन भारत है, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री, और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि पार्ट 1 में हमको पढ़ना है एंशिएंट और मिडिवल और मॉडर्न, तीनों का समावेश है। आपको हर एक जगह से सवाल पूछे जा सकते हैं, 40 सवाल चाहे जहाँ से आएंगे, कुछ हटा पता नहीं। इस वजह से अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं सिलेबस में, बहुत देर में, क्योंकि भूमिका बनाना बहुत उद्देश्य नहीं है। पहला हमारा चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब हम पढ़ते हैं, यानी प्राचीन समय में ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ कहाँ मिले थे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर, यानी कि प्राचीन समय में राजा किस तरीके से थे, किसानों की स्थिति क्या थी, और नगर किस तरीके से बसे हुए थे। ये हमारा है दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। हम प्राचीन एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं कि भारत तमाम वर्गों में बटा हुआ था। मुख्य रूप से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 धर्म थे, इसके विषय में पढ़ना है। जाति और वर्ग में बहुत अंतर होता है, इसके बारे में आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी जब आपकी क्लासेस चलेंगी उसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। बंधुत्व आप सब भली-भांति जानते हैं, भाईचारा बंधुत्व एक राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन उस समय बहुत प्राचीन काल में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि भारत उस समय तो एक तरीके से पूरा साम्राज्य था, अलग अलग साम्राज्यों में तो नहीं बटा था, लेकिन एक बंधुत्व की भावना थी। और उस तरीके की स्थितियाँ कैसी थी एंशिएंट इंडिया में, वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और चौथा है विचारक, विश्वास और इमारतें। प्राचीन काल में क्या क्या इमारतें थी, कौन कौन से विचारकों का विचार हमको मिला था, और विश्वास, यानी कि 3 चीज़ होती है, आस्था, विश्वास और धारणा। आस्था, विश्वास और धारणा में अंतर ये होता है कि आस्था में जो तर्क की संभावना होती है वो बिल्कुल नहीं होती, विश्वास में तर्क की संभावना हल्की फुल्की होती है, और धारणा में तर्क ही तर्क होता है। तो इससे हमको पढ़ना है कि जहाँ तर्क की संभावना कुछ हो, तो विश्वास किस किन चीज़ों में करते थे, ये एंशिएंट इंडिया में हमको पढ़ना है। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यात्रियों के नज़रिए, यानी जो यात्री भारत में, वास्को डी गामा पहला यात्री था, 1498 ईस्वी में अरब से आया था भारत में व्यापार करने के लिए, कालीकट के बंदरगाह पे उतरा हुआ था। तो उसके विषय में हमको पढ़ना है। भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि भारत में जब बहुत शासनकाल था, दूसरे आक्रांता भारत में अपना शासन कर रहे थे, तो भारत की वर्तमान की परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, तब भक्ति आंदोलन हुआ था, यानी कि इंसान जो है भक्ति की तरफ आकर्षित हुआ था। और इसके साथ साथ भक्ति तथा सूफी परंपराएं, एक तरफ जहाँ पे भक्ति आंदोलन चल रहा था, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के साथ साथ जो सूफी संत थे उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत अच्छी तरीके से अपना योगदान दिया था। इसके बाद हमारा है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के विषय में हमको पढ़ना है।
और इसके बाद हमारा अगला 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज, यानी कि मिडवल इंडिया में भारत के किसानों की क्या स्थिति थी। जमींदारी प्रथा थी तो किसानों पे जो अत्याचार शोषण हो रहा था, यानी जो भी उस समय के शासक रहे होंगे वो जमींदार को नियुक्त करते थे। जमींदार बहुत ज़्यादा कर लेते थे क्योंकि किसान की जो ज़मीनें होती थी उसके विषय में हमको पढ़ना है। राज्य की स्थिति क्या थी, यानी भारत के राज्य किस तरीके से उनकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्या थी, ये हमको 8वें चैप्टर में पढ़ना है। और राज और वृत्तांत, यानी वृत्तांत, राजा और वृत्तांत, यानी कि उस समय के राजा कौन क्या थे और उनका वृत्तांत क्या था, इसके विषय में हमको मिडवल हिस्ट्री में पढ़ना है, यानी कि जो हिस्ट्री का ही पार्ट है। अब बात हम करते हैं कि पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 का मतलब ये है कि उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि भारत में जब अंग्रेज आए तो किस तरीके से उपनिवेशवाद एक धारणा होती है। यूरोप के जो भी तमाम देश थे, देखिए यूरोप की सिर्फ एक ही राष्ट्र नहीं, ब्रिटेन ही नहीं, ब्रिटेन के साथ साथ पुर्तगाल का भी उपनिवेशवाद रहा है, डचों का भी उपनिवेशवाद रहा है, जर्मनी का भी उपनिवेशवाद रहा है। तमाम तरीके से यूरोप के बहुत सारे राज्य जब उस तरीके से एक तरीके से आर्थिक हितों के लिए दूसरे देशों में जाके उन पर आधिपत्य जमाना, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें ब्रिटेन से ही संचालित हुई थी, लेकिन बाहर के देशों में उनका आर्थिक शोषण करके आर्थिक रूप से अपनी मजबूती, उपनिवेशवाद एक तरीके से साम्राज्यवाद का एक नया रूप था, एक नवीन रूप था उपनिवेशवाद। तो हमको उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ना। देहात मतलब राज्य होता है और गाँव को देहात ही बोला जाता है। और विद्रोही और राज, यानी कि विद्रोही और राज। और इसके बाद है 13 औपनिवेशिक शहर, यानी कौन कौन से औपनिवेशिक शहर थे। मॉडर्न हिस्ट्री, पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, एक बार जान लीजिए आप लोग। उसके बाद महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी का जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण था वो 1920 में हुआ था, यानी 1920 में महात्मा गांधी जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य तौर पे कूदे थे। और उसके बाद हम लोग भली भांति जानते हैं तमाम तरीके से बहुत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तमाम तरीके से किए थे। और इसके बाद देखिए कैसे लिंकअप है, ये लिंक इसका है, ये लिंक इसका है और ये लिंक सीधे इसका है, यानी कि महात्मा गांधी के मतलब सीधे विभाजन को समझना, यानी भारत के सीधे महात्मा गांधी से पहुंचे विभाजन की तरफ। यानी 1947 के पहले क्या परिस्थितियां थी कि भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान से। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। और इसके बाद की जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संविधान के निर्माण, यानी कि संविधान जो कि भारत को संचालित करने का सबसे अच्छा आज के समय में एक तरीके से जो लिखित संविधान है वो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधता है, एक सूत्र में पिरोता है। तो संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है ये हमको पूरा कवर करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि CUET का एंट्रेंस हो रहा है, सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, सवाल एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि A सही, A B दिया गया है आपको तो A सही है, B सही है, A B का व्याख्या करता है कि नहीं करता, मानी बहुत एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको अच्छे तरीके से पहले NCERT से कवर करिए। बाकी हम लोग आपकी क्लासेज को जब शुरू करेंगे ऑनलाइन तब आपको अच्छी तरीके से इसमें पढ़ाएंगे। लेकिन हिस्ट्री के डोमेन सब्जेक्ट के लिए सिलेबस था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश की अग्रिम शुभकामनाएं। आज से 2-3 महीने पहले से मैं दे रहा हूँ आपको। बाकी नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उसको मैसेज कर सकते हैं आपको कोई भी समस्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।